Hey everyone, so let's discuss today that what is control and coordination and how it occurs in plants and animals. So let's discuss one by one. Well, in animals, nervous system and hormonal system play an important role in control and coordination. Animals के अंदर हमें पता है क्या होता है, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम वर्क करता है अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है. बट इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन इन केमिकल सब्सटेंस. प्लांट्स के अंदर कैसे होता है उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज प्लांट हॉर्मोन्स या फिर फाइटो हॉर्मोन्स. क्या बोलते हैं और उनको प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं. And if we discuss about the coordination in animals, then coordination in animals, control and coordination is done by the nervous system and endocrine system. As we discussed earlier, nervous system और endocrine system work कहाँ करते हैं animals के अंदर. The nervous system is an organ system containing a network of specialized cells called neurons. ये जो nervous system है, इनके अंदर एक specialized cells काम करते हैं that is known as neurons. टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर दो आते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इट इंक्लूड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम दैट इज एसएनएस. इट ऑल्सो इज नॉन एज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. और इसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री नर्वस. देखो वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं. इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते. सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जिसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, एंड एसोसिएटेड विद द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट विया स्केलेटल मसल्स. यहाँ पे और क्या हो जाती है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स जो हम मूवमेंट करते हैं हमारे फोर लिम्स की, हिंड लिम्स की, वो जो मूवमेंट है वो कैसी मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे विल के अकॉर्डिंग होती है. लेकिन जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जैसे कि हार्ट का बीट होना, ये सारी कैसी मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है. And if we discuss about the neurons, then the structural and functional unit of nervous system is called as neuron. Neuron किसको बोलते हैं, जो structural और functional unit है nervous system की, उनको क्या बोलते हैं, neurons. ये क्या है, न्यूरॉन का डायग्राम, जिसमें ये जो डेंड्राइट है ये क्या है, जो इम्पल्स को लेने का काम करती है. ये क्या है, पूरा सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, देन एक्सोन, एक्सोन के अंदर श्वान सेल, और जिससे प्रोटेक्टेड रहता है एक्सोन वो क्या है, माइलिन शीथ. एंड ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल. ये जो एक्सोन टर्मिनल को और क्या बोल सकते हैं, नर्व एंडिंग. If we discuss about the structure of neuron, it has a cell body called cytone. ये जो सेल बॉडी है इसको और क्या बोलते हैं, साइटोन, containing a nucleus and cytoplasm. इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है. It has several branch structure called dendrites. इसके ऊपर अगर हम देखें इसके एंटीरियर पोजीशन पे तो क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स, जो क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है. इट हैज अ लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड एक्सोन, और एक बीच में मिडल क्या है, लॉन्ग नर्व फाइबर जिसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोन, विच में कवर्ड बाय श्वान सेल्स, जो किससे कवर्ड है, श्वान सेल, एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ. उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीथ. श्वान सेल्स सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. ये जो श्वान सेल्स हैं ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, गैप से सेपरेटेड है, और उस गैप को क्या बोलते हैं, हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं. न्यूरॉन एंड बाय बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एट नर्व एंडिंग कॉल्ड द सिनेप्टिक नोड. ये जो न्यूरॉन है, जो नर्व एंडिंग्स हैं, उसके बिल्कुल एंड पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोड बोलते हैं. If we discuss about the synapse कौन सी प्रोसेस होती है, this is the junction between the two neurons with muscles is called as synapse. ये क्या है, जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में और मसल्स के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं. जहां से ये जो इम्पल्स होती है वो ट्रांसफर होती है, वो कहाँ से होती है, सिनेप्स के थ्रू होती है. ये एक एक्सोन है, ये दूसरा एक्सोन है, और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, सिनेप्स. If we discuss about the nerve impulse क्या होती है, the message passed through the nerve cell in the form of chemical and electrical signal called nerve impulse. Nerve impulse क्या होती है, जब मैसेज जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं nerve cell in the form of chemical और electrical signal. जो nerve cell होता है उसके अंदर जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं वो केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, nerve impulse बोलते हैं. The dendrites receive the information. जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं, स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, और वहां से क्या शुरू हो जाती है, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच पासेस थ्रू द एक्सोन. और वहां से ये जो केमिकल रिएक्शन शुरू हुई वो क्या पास करती है, इम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम करती है फर्दर एक्सोन के अंदर. इफ वी डिस्कस, देखो हाउ आर नर्वस ऑर्गन प्रोटेक्टेड, नर्वस ऑर्गन कैसे प्रोटेक्टेड रहती हैं. एज वी नो, स्कल स्कल प्रोटेक्ट अवर ब्रेन फ्रॉम द इंजरी. स्कल किससे प्रोटेक्टेड रखता है, हमारे ब्रेन को इंजरी से. विदाउट इट सॉफ्ट ब्रेन टिश्यू वुड डैमेज इजीली. अगर स्कल ना हो तो सॉफ्ट ब्रेन डैमेज हो सकता है इजीली.
और क्या होता है सेकंड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन। जो ब्रेन के सराउंडिंग फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जो किसकी तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एंड स्टॉप आवर ब्रेन बम्पिंग अराउंड इन आवर स्कल, और हमारे ब्रेन को स्टॉप करे रखता है ताकि वो हमारे स्कल से बाहर ना जाए। मेनिंजेस क्या होते हैं कि 3 लेयर की मेम्ब्रेन होती है बेसिकली ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू with CSF between each other and also help protect the CNS, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट रखती है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है when we get bumped to the head। ठीक है, जब हमारा ऐसा होता है ना, हम एकदम से शॉक लाइक लगता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेसिकली मेनिंजेस। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, स्पाइनल कोड लाई इनसाइड द हार्ड ट्यूब लाइक वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वो किससे प्रोटेक्टेड रहती है, हार्ड कवरिंग से, दैट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। If we discuss about the what is reflex action, so reflex action is a sudden, unconscious and involuntary response of the effector to a stimulus। ये क्या होता है, एक सडन या अनकॉन्शियस एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है ना। इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता। रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर टू अ स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस आया उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और ये कैसा होता है, सडन होता है, अनकॉन्शियसली होता है ये। एग्जाम्पल, वी सडनली विथड्रॉ आवर हैंड इफ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमने सडनली अपने हैंड को क्या कर लिया, पीछे कर लिया। इन द रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व्स इन द स्किन रिसेप्टर्स डिटेक्ट द हीट एंड पासेस द मैसेज टू द सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कोड। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ इसके अगेंस्ट किसने काम किया, जो नर्व इन द स्किन, जो रिसेप्टर स्किन पे प्रेजेंट है। एज वी नो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो ये जो स्किन के रिसेप्टर हैं उन्होंने उस हीट को डिटेक्ट किया और किसको मैसेज ट्रांसफर किया, स्पाइनल कोड को मैसेज ट्रांसफर किया। देन द इंफॉर्मेशन पास थ्रू द मोटर नर्व्स, फिर स्पाइनल कोड से कहाँ गई वो इंफॉर्मेशन, मोटर नर्व्स टू द मसल्स के पास गई ऑफ द हैंड एंड वी विड्रॉ आवर हैंड। और इससे हमने क्या किया, स्पाइनल कोड ने फिर से मैसेज भेजा, क्या मैसेज भेजा कि हमें हाथ हटाना है जल्दी से। तो सबसे पहले किसके पास मैसेज किया, गया स्पाइनल कोड, एंड स्पाइनल कोड ने क्या भेजी, इंफॉर्मेशन भेजी दैट इफेक्टर के थ्रू, मसल्स के पास क्या है, इफेक्टर्स प्रेजेंट हैं, और उसके थ्रू हमने क्या किया, हैंड ने इंफॉर्मेशन ली और हैंड जल्दी से हटा लिया। दैट इज नोन, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इफ वी डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स आर, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर क्या है, तो अलग प्रोसेस है। रिफ्लेक्स आर क्या होती है, द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर। रिफ्लेक्स आर क्या होती है, जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ उसका जो पाथवे होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इन अ रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स। ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, स्टिमुलस किससे रिसीव हुआ, स्टिमुलस, स्टिमुलस जैसे कि कोड प्लेस, वो किससे रिसीव हुआ, रिसेप्टर से, दैट इज सेंस ऑर्गन्स, एंड इट पासेस थ्रू द सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कोड। ये किससे पास थ्रू ए, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कोड में पास हुए। फ्रॉम द स्पाइनल कोड द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व्स, स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन कहाँ गई, मोटर नर्व्स, और फिर कहाँ गई, टू द इफेक्टर, मसल ग्लैंड फॉर द रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद इफेक्टर कौन थे, मसल या फिर ग्लैंड फॉर द रिस्पॉन्स, जहां से रिस्पॉन्स हुआ उनको क्या बोलते हैं, इफेक्टर। देखो ये क्या है, मान लो फ्लेम, फ्लेम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट अगर हमारे फिंगर को टच करेगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर प्रेजेंट है। यहाँ से ये क्या गई, सेंसरी न्यूरॉन लेके गई कहाँ से, डोर्सल रूट गैंग्लियन न्यूरॉन टू, उसके बाद कहाँ गई है, फाइनली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चली गई। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या भेजा, मैसेज भेजा दोबारा इंटर न्यूरॉन के थ्रू, वेंट्रल रूट के थ्रू। ये क्या थी, जो गई यहाँ से क्या थी, डोर्सल रूट गैंग्लियन थी, और ये जो आई यहाँ से कौन सी थी, वेंट्रल रूट के थ्रू। उसके बाद मोटर न्यूरॉन लेके आई, और मसल के पास क्या प्रेजेंट है, इफेक्टर या एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं इनको। मसल के पास इफेक्टर प्रेजेंट है, उन्होंने क्या किया, इसको मैसेज दिया मसल्स को। ये जो इफेक्टर है ना, ये क्या होता है, जो जिनको फाइनली रिस्पॉन्स करना होता है, इफेक्टर के पास मैसेज गया और जल्दी से क्या हुआ, हाथ हटा लिया। सो दिस इज नॉन एज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स आर्क। अब आता है रोल ऑफ ब्रेन। ब्रेन का रोल क्या होता है, the brain play no action as the reflex action take place at the level of spinal cord। तो यहाँ पे ब्रेन का कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो फाइनली किस लेवल पे होता है, स्पाइनल कोड के लेवल तक होता है बस। बट लेटर ब्रेन इज इन्फॉर्म बाय द स्पाइनल कोड एंड देन लेटर द थिंकिंग पार्ट ऑफ द एक्शन इज डन बाय द ब्रेन। लेकिन ये जो क्विक एक्शन हुआ ये किसने लिया, स्पाइनल कोड ने लिया। लेकिन उसके बाद ये जो एक्शन हो चुका है, इसके बाद मैसेज कहाँ ट्रांसफर करती है, स्पाइनल कोड ब्रेन के पास करती है, और उसके बाद थिंकिंग प्रोसेस शुरू होती है ब्रेन के अंदर। बट ब्रेन इज नॉट एक्टिव ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ए रिफ्लेक्स एक्शन। बट जो ब्रेन होता है ना वो एक्टिव नहीं होता जब
जो इनिशियल वाला है ए रिफ्लेक्स एक्शन होता है। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, क्या डिफरेंस होता है रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में? रिफ्लेक्स एक्शन 1 इट इज इनबोर्न, इनवॉलेंट्री एंड रिक्वायर फॉर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन। ये कैसा होता है? इनबोर्न होता है, इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप सडन होता है, ऑटोमेटिक होता है, रिक्वायर फॉर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन, और ये रिक्वायर्ड होता है अगर हमें सर्वाइवल प्रोटेक्शन करनी है। और वॉकिंग में क्या डिफरेंस? ये तो है रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ? क्विक हुआ, सडन हुआ, अनकॉन्शियसली हुआ और इनवॉलेंट्री हुआ। अगर वॉकिंग की बात करें तो इट इज एक्वायर्ड बाय लर्निंग, है ना। वॉकिंग कैसे हुई? जब हमने सीखा तभी तो हुई वॉकिंग। अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ये किसके अंडर कंट्रोल होती है? ब्रेन के। तो ये कैसा एक्शन है? एक वॉलेंट्री एक्शन है। एंड फॉर वेरियस फंक्शन, जैसे फंक्शन होते हैं, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सडन नहीं होते ना। ये कैसे एक्शन है? वॉलेंट्री एक्शन से, जो हमारी मसल्स परफॉर्म करती हैं। बट ये जो रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क है, ये कैसे हुई? बाय द अनकॉन्शियसली हुई ना, इनवॉलेंट्री एक्शन के थ्रू हुई। इफ वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन के हमें पता है 3 टाइप्स होते हैं ब्रेन के, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इफ वी डिस्कस अबाउट द ब्रेन फर्दर, देन ह्यूमन ब्रेन, द ब्रेन इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। हमें पता है ह्यूमन ब्रेन क्या है। एक ब्रेन क्या होता है? एक मोर कोऑर्डिनेटेड सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। जो ब्रेन होता है वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है? क्रेनियम से रहता है। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। और ये किससे और फर्दर किससे प्रोटेक्टेड रहता है? 3 मेम्ब्रेन से, दैट इज नोन एज, उनको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और क्या होता है इसके अराउंड? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो किससे प्रोटेक्ट रखता है उसको? शॉक से। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट। कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के? 3 मेन पार्ट होते हैं बेसिकली। देयर 4 फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोरब्रेन की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड थैलेमस। फोरब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सेरिब्रम एंड थैलेमस। अगर हम फोरब्रेन की बात करें ना तो 90% सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये कैसा पार्ट है? थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। एंड कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? फोरब्रेन के अंदर होते हैं। इट कंट्रोल टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशन एटसेट्रा। ये सारे पार्ट्स ही इसके अंदर क्या हो रहे हैं? वॉलेंट्री एक्शन से। ये सारे कौन कर रहा है? फॉर ब्रेन कर रहा है। मिड ब्रेन की बात करें तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, आईज। जितनी भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है हेड की, नेक की, आईज की, इनवॉलेंट्री मूवमेंट बेसिकली वो कौन करता है? मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं पार्ट? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। इसके अंदर सेरिब्रम एंड थैलेमस। सेरिबेलम कंट्रोल बॉडी मूवमेंट। जो सेरिबेलम है वो क्या करता है? बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, बैलेंस रखता है हमारी बॉडी को एंड पोस्चर मेंटेन रखता है। पोन्स कंट्रोल रेस्पिरेशन। पोन्स क्या करता है? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। मेडुलरी कंट्रोल हार्ट बीट। मेडुला जो पार्ट है तो वो क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग एटसेट्रा। ये कौन कंट्रोल रखता है? मेडुला बेसिकली। If we discuss about the next, that is spinal cord. Spinal cord क्या होती है? The spinal cord start from the brain and extend through the vertebral column. स्पाइनल कोड ब्रेन से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक एक्सटेंड करती है? वर्टिब्रल कॉलम से। इट हैज 31 पेयर। इसके पास कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। इट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। कैरी करती है ब्रेन के पास मैसेज ले जाने का और ब्रेन से मैसेज लेने का काम कौन करती है? स्पाइनल कोड। इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? स्पाइनल कोड। If we discuss about the muscles and 3 types, मसल के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स, दैट इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में कौन आती है? वॉलेंट्री मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं इनको। अटैच विद द बोन एंड हैविंग अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। स्केलेटल मसल्स के पास क्या होते हैं? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फर्दर पढ़े तो मसल्स के अंदर हाई लेवल पे एक्टिन और मायोसिन हो जाता है। उसके अंदर ए बैंड जब रिड्यूस या आई बैंड रिड्यूस होता है तो वो ऐसा कॉन्ट्रेक्शन होती है। अगर आई बैंड रिड्यूस नहीं होता तो रिलैक्सेशन होती है फर्दर। स्मूथ मसल्स की बात करें तो इनवॉलेंट्री मसल्स या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं इनको। प्रेजेंट इन इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। कहाँ प्रेजेंट होती है ये? इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें तो प्रेजेंट इन हार्ट नर्व इम्पल्स रिचेस टू मसल्स विच रिजल्ट इनटू मस्कुलर एक्शन। ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट? देखो कार्डियक, अगर कार्डियक आ गया मतलब वो हार्ट से रिलेटेड मसल्स हैं। प्रेजेंट इन हार्ट नर्व इम्पल्स रिचेस टू मसल विच रिजल्टेड इनटू मस्कुलर एक्शन। कोई भी मस्कुलर एक्शन करना हो तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? जो
कार्डियक में कोई भी मस्कुलर एक्शन करना उसके लिए कार्डियक मसल्स हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स, देन कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बींग्स के अंदर? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये कैसी हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बेसिकली। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग्स, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। इनको क्या बोलते हैं? देखो, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये कैसी ग्लैंड होती है? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो कैसी होती है? जिनके पास डक्ट होती है, इनके पास डक्ट नहीं होती। द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज हार्मोन। तो इनके पास डक्ट तो होती नहीं, तो ये क्या करते हैं? केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जैसे कि हार्मोन, एंड इट डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू द ब्लड। और वो कहाँ करते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन डायरेक्टली कहाँ डिफ्यूज कर देते हैं? वो ब्लड के अंदर, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होती ना। एंड रीचेस टू द टारगेट ऑर्गन, डायरेक्टली ब्लड में कर देते हैं और टारगेट ऑर्गन पे पहुंचाने का काम करते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी आर, कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवम। These are basically endocrine gland. If we discuss about the further, that is gland in our body, hypothalamus gland, it form various releasing और inhibiting hormones. इसके पास क्या होते हैं? बहुत releasing और inhibit मतलब रोकने वाले hormones होते हैं, and regulate the pituitary gland for further action. जैसे पढ़ा है ना, हाइपोथैलेमस के पास फर्दर GnRH होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी के फर्दर फिर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, LH और FSH, फिर वो फर्दर टारगेटेड ऑर्गन पे जाता है और उसके हार्मोन रिलीज करवाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो इट फंक्शन इन रिस्पॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड कब काम करती है? जब इसको हाइपोथैलेमस से कोई ना कोई मैसेज आता है एंड रिलीजेस हार्मोन। जब तक पिट्यूटरी काम नहीं करेगी, जब तक हाइपोथैलेमस उसको क्या नहीं देगी? रिस्पॉन्स नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल GH ग्रोथ हार्मोन्स, इट हेल्प फॉर बॉडी ग्रोथ, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है बेसिकली, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। फिर है फर्दर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। If we discuss about the further, that is gland in our body, thyroid gland क्या करती है? Pair of gland present in neck region. Thyroid gland कहाँ present होती है? हमारी neck region पे present होती है, which form thyroxine hormone in response of TH of pituitary. जो किसके रिस्पॉन्स में काम करती है? TH of pituitary के रिस्पॉन्स में काम करती है। Thyroxine hormone control the metabolism of carbohydrate, fat and protein and help in proper growth. ये जो thyroxine करता क्या है? मेटाबॉलिज्म, जितना भी कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, उनके प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है। इफ द डाइट इज इन डेफिशिएंट इन आयोडीन, अगर डाइट के अंदर आयोडीन डेफिशिएंट है तो इट कोजेस डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। तो क्या हो सकती है हमारे अंदर? थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और वो क्या कर सकता है? लीड टू द कोज ऑफ गॉइटर, जिसके अंदर वो जो गॉइटर होता है ना, वो किस वजह से होता है? अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर हम डाइट के अंदर आयोडीन नहीं लेते हैं तो प्रॉपर, तो गॉइटर डिजीज हो जाती है। तो गॉइटर डिजीज आर जनरली फाउंड इन पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न सब हिमालयन एरियाज। ये जनरली कहाँ मिलती है? बेसिकली उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है जो नॉर्दर्न सब हिमालयन एरियाज पे रहते हैं, वेयर द डाइट आर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, जिनकी डाइट के अंदर ये आयोडीन नहीं मिलता। हेंस वंस मस्ट टेक द आयोडीन साल्ट। तो इसीलिए हर एक को क्या लेना चाहिए? अपनी डाइट में थोड़ा बहुत आयोडीन साल्ट लेना चाहिए। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन को एक्सोप्थेल्मिया, ठीक है। अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाए थायरोक्सिन का, ये तो था गॉइटर डिजीज, तो कब हो रही थी? जब सिक्रीशन एक्सेस नहीं था, मतलब कम सिक्रीशन हो रहा था, तो गॉइटर डिजीज हो रही थी। लेकिन अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाए तो क्या कौन सी डिजीज हो जाती है? एक्सोप्थेल्मिया, या फिर प्रोट्रूजन ऑफ आईज, मतलब जो आईज होती है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो टू पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड विच आर क्लोज टू थायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सी होती है? ये दो पेयर में प्रेजेंट होती है, और ये किसके पास प्रेजेंट होती है? थायरॉयड ग्लैंड के पास बेसिकली प्रेजेंट होती है। It secrete the parathormone which required to control the calcium and phosphorus. ये क्या रिलीज करती है? थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज कर रही थी? थायरोक्सिन। पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज कर रही है? पैराथॉर्मोन, जो क्या कर रहा है? कंट्रोल करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को। इट डेफिशिएंसी कोज क्रैम्प्स एंड स्पैम्स थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करते हैं? इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की या फास्फोरस की, तो ये क्रैम्प्स वगैरह आने लग जाते हैं। इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट एंड सिक्रीट द हार्मोन थाइमोसिन। ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये क्या कर देता है? थाइमस ग्लैंड बेसिकली प्रेजेंट क्या होती है? एक तो ये क्रैम्प कोज कर देती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और क्या कर सकती है? स्पैम। स्पैम मतलब थाइमस ग्लैंड को इनएक्टिवेट करने का काम कर देती है। ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है?
इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट एंड सिक्रीट द हार्मोन थाइमोसिन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट के पास प्रेजेंट होती है और हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच रिक्वायर्ड फॉर इम्यूनिटी, है ना। जो WBC के अंदर जो लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, उनको मैचुरेशन का काम कौन करती है? टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन का काम ये जो थाइमोसिन है ये काम कर रहा था यहाँ पे, विच रिक्वायर फॉर इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या है, बहुत अर्जेंट या इंपॉर्टेंट वो है, हार्मोन है। If we discuss about the thyroid and parathyroid, देखो ये क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है जो दो पेयर में होती है बेसिकली, और ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। देखो यहाँ पे ये क्या है? वॉइस बॉक्स के पास क्या प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। If we discuss about the further glands, that is adrenal glands, a pair of gland present over the kidney. Adrenal gland कहाँ प्रेजेंट होती है? हर एक किडनी जो होती है, ईच किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट पे। एड्रिनल ग्लैंड हैव टू पार्ट्स। उसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट होते हैं, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। जो उसका आउटर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो उसका इनर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेटेड बाय ACTH, ठीक है, वो किससे स्टिमुलेट होता है? इससे, ACTH से होता है। एंड फॉर्म 3 हॉर्मोन्स नेमली, और 3 हार्मोन रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करवाता है, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से फॉर्म होते हैं? बेसिकली 3 हार्मोन्स, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस। इट रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये कब रिक्वायर होते हैं? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, मिनरल बैलेंस करना हो, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स या रिस्पेक्टिवली। फर्दर इनके अंदर काम करती है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला की बात करें तो इट प्रोड्यूस 2 हार्मोन। इसके अंदर कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? 2 हार्मोन बेसिकली। कौन से? एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो नॉन एड्रिनलिन हार्मोन है इसको और क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और हार्मोन ऑफ 3F, और क्या बोलते हैं इसको? 3F हार्मोन बोलते हैं, मतलब फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ठीक है। फाइट करो या उस फ्लाइट, मतलब करो, भागो या डरो, ठीक है। सो इट इंक्रीज द हार्ट बीट। ये क्या करता है? मतलब ऐसी सिचुएशन होती है ना कि भागने वाली, कोई मान लो कोई एनिमल पीछे पड़ जाता है, तो भागने वाली वो जो सिचुएशन होती है उसके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। इट इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेट ऑफ ब्रीथिंग। ये क्या कर देता है? ये सिक्रीट होता है तो क्या कर देता है? हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारी फास्ट हो जाती है, कोजेस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स की रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होने लगती हैं, एंड फुलफिल इंक्रीज डिमांड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये जो इंक्रीज डिमांड होती है बॉडी की, उसको फुलफिल करने का काम करती है नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। इट रिक्वायर फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट, ठीक है। ये कब काम करता है नॉन एड्रिनलिन हार्मोन? इट रिक्वायर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर या ब्रीथिंग रेट को, इनको नॉर्मल करने का काम करता है बेसिकली नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। इफ वी डिस्कस अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स, देखो ये तो ईच किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है जो आउटर पोर्शन है, जो इनर वाला रीजन उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। ये राइट एड्रिनल ग्लैंड है, ये लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है, ये दोनों किडनी है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करें तो ये तो कितना था सारा, ये कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अगर हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर तो ऐसा नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई ना कोई स्टिमुलाई मिलता है उसको एनवायरमेंट से, तभी तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो एनिमल हैव नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स के पास क्या है? नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है रिस्पॉन्ड करने के लिए। बट प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय सिक्रेटिंग केमिकल्स। प्लांट कैसे करते हैं अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कुछ केमिकल सिक्रेट करके करते हैं। प्लांट एग्जिबिट सम मूवमेंट्स। प्लांट भी क्या करते हैं? कुछ मूवमेंट शो करते हैं। लेट्स डिस्कस। मूवमेंट ऑफ प्लांट की बात करें तो दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक तो डायरेक्शनल होती है, एक नॉन डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल को और क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल को और क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस मिलता है उसी डायरेक्शन में ये जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट कौन सी होती है? नॉन ग्रोथ मूवमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस। जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी प्लांट की, तो ये कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल या नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको। अगर नॉन डायरेक्शनल और नेस्टिक मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट। इसकी मूवमेंट डिपेंड नहीं करती कि स्टिमुलस कहाँ से मिल रहा है। एग्जांपल, व्हेन समवन टचेस द लीफ ऑफ मिमोसा, द लीव्स बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप।
ठीक है। अगर कोई टच करता है मिमोसा के प्लांट को तो वो स्टिमुलस क्या है उसके लिए, वहां पे टच है ना। लेकिन अगर कोई टच करता है वो लीफ क्या हो जाती है, फोल्ड अप हो जाती है, गिर जाती है, तो ये स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, नेस्टिक मूवमेंट बोल रहे हैं। अगर हम मिमोसा प्लांट को देखो, ये क्या है, लीव्स बिफोर टचिंग, ऐसे लीव थी टच करने से पहले, और ये क्या है, आफ्टर आफ्टर टच करने के बाद क्या होगी, ये थोड़ी सी सिकुड़ गई है मतलब। If we discuss about the directional tropic movement, plant respond to stimuli slowly by growing up in a particular direction. यहाँ पे जो डायरेक्शनल या ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये किसके अगेंस्ट होती है, ये जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलाई होता है, उसके अगेंस्ट होती है इसकी मूवमेंट। एग्जाम्पल है जैसे प्लांट लाइक द पंपकिन, कुकुम्बर एटसेट्रा, प्लांट क्लाइंब अप फेंसेस बाय द मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। जैसे ये जो टेंड्रिल्स होती है ना, देखो ये छोटी छोटी, अगर इनको क्या मिल जाती है, कोई स्टिक मिल जाती है, स्टिक क्या है यहाँ पे, उसके लिए एक स्टिमुलस है, तो जहां से वो स्टिक मिली है उसको, वहीं से उसकी मूवमेंट वहां से शुरू हो जाती है उस प्लांट की। किस किस के अंदर देखने को मिलता है, पंपकिन के, कुकुम्बर के, कुछ अदर प्लांट्स और भी जैसे मनी प्लांट वगैरह, जिसको स्टिक मिलने के बाद वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाता है। सो ये ट्रॉपिक मूवमेंट होती है बेसिकली। टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो बेसिकली 5 टाइप होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म किसके अगेंस्ट मूवमेंट होती है, लाइट के अगेंस्ट। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी के अगेंस्ट। हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर, कीमो में केमिकल्स एंड थिग्मो में टच। If we discuss about the phototropism, then phototropism is the growth of plant in response to light. फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होती है प्लांट की, किसके अगेंस्ट, रिस्पॉन्ड टू लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में प्लांट की मूवमेंट हो जाएगी, तो इसको क्या बोल रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोल रहे हैं। If we discuss about the positive phototropism, then shoots respond by bending toward light. पॉजिटिव फोटो, देखो फोटोट्रॉपिज्म भी दो टाइप की है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सी होगी, जिसमें शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड लाइट, जिसमें शूट किस तरफ बेंड करेंगी, जिस तरफ लाइट आ रही है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म किसमें है, जो रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट। देखो एक प्लांट है, उस प्लांट की जो शूट होगी वो किस तरफ ग्रो करती है, जिस तरफ लाइट आती है, लेकिन जो प्लांट की रूट है वो किस तरफ ग्रो कर रही है, अगेंस्ट द लाइट। तो रूट क्या शो कर रही है यहाँ पे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन जो शूट है वो क्या शो कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखो ऐसे, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसकी शूट तो वहां ग्रो करी, लेकिन रूट क्या है, अगेंस्ट द लाइट ग्रो कर रही है, तो ये शूट क्या कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है, और रूट्स क्या कर रही है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर हम जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो जियोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड, कैसे हो सकता है, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। अब इसमें भी दो टाइप है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, रूट्स ग्रो टुवर्ड द ग्राउंड। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में जो रूट्स होती हैं वो कहाँ ग्रो करती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है ना, जिससे नीचे, तो वो कौन सा जियोट्रॉपिज्म हुआ, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यहाँ पे कौन शो कर रहा है, यहाँ पे शूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है ना, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो कहाँ जा रही है वो, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, वो नीचे नहीं जा रही। देखो तो शूट यहाँ पे क्या शो कर रही है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, लेकिन रूट्स क्या कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना। तो इसमें जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो फोटोट्रॉपिज्म से उल्टा है बिल्कुल। If we discuss about the hydrotropism, hydrotropism is a growth of response in which the direction is determined by the stimuli of water. Water, देखो हाइड्रो से पता चल रहा है ना, वाटर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना प्लांट का। एग्जाम्पल, रूट ग्रो टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर। जैसे मान लो जिस डायरेक्शन में वाटर होगा, रूट कहाँ ग्रो करेंगी, जिस डायरेक्शन में वाटर होगा, तो ये क्या बोलता है, वो हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, वो मैकेनिज्म। If we discuss about the chemotropism, then chemotropism is the growth movement of plant part in response to chemical stimulus. मान लो ये किसके, देखो कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट होता है, तो वहां पे कौन सा ट्रॉपिज्म होता है, कीमोट्रॉपिज्म होता है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल। देखो मान लो ये एंथर है, एंथर के अंदर जितनी भी पॉलन ग्रेन है, अगर वो एक ही स्पीसीज की हुई है, सेम प्लांट की, तो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट की या किसी दूसरे स्पीसीज की आके स्टिग्मा पे स्टिक कर दी, तो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट हो रहा है ना स्टिग्मा पे, तभी तो वो कर रहा है इसको आइडेंटिफाई कि इसी की पॉलन ग्रेन है या इसी स्पीसीज की पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये कौन सा ट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म।
If we discuss about the thigmotropism, then thigmo वाला कौन सा था, जो टच वाला था, is the directional growth of a plant part in response to touch stimulus of an object. ये कौन सा thigmotropism है जो respond करता है, कौन सा stimulus है जो respond करता है against touch के. So climber produce tendrils which move toward the source of support in order to coil around it and help the plant to climb. ठीक है, ये वही है ना टच वाला, अगर इसको एक स्टिक दे दी जाती तो वो उसी डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करता है जिस डायरेक्शन में वो स्टिक है. So this is basically the example of thigmotropism. अब आता है प्लांट हार्मोन. प्लांट हार्मोन को और क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं. आर केमिकल प्रोड्यूस विद इन द प्लांट इन अ लो कंसंट्रेशन एंड डिफ्यूज ऑल अराउंड द सेल. ये क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं एंड डिफ्यूज ऑल अराउंड द सेल. लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होके पूरे ऑल ओवर द सेल में डिफ्यूज हो जाते हैं. फाइटो हार्मोन रेगुलेट प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट. ये जो फाइटो हार्मोन है ये क्या करते हैं, या प्लांट हार्मोन है, ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के अगेन रिस्पॉन्ड करते हैं. सो अगर हम टाइप्स देखें फाइटो हार्मोन्स की, तो बेसिकली ये भी कितने टाइप के हैं, बेसिकली 5 टाइप्स के हैं. ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन. ये क्या है, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स है. ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन आर सिंथेसाइज्ड बाय ग्रोइंग एपिसिस ऑफ द स्टेम एंड रूट. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिसिस पे प्रेजेंट होता है, या तो शूट के एपिसिस पे प्रेजेंट होगा या रूट कैप की वो जो रूट टिप होती है वहां पे प्रेजेंट होगा. ये करता क्या है, इट प्रोमोट सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट. क्या करवाता है, सेल इलोंगेशन या स्टेम की जो ग्रोथ होती है स्टेम और रूट की वो करवाता है. इट कोजेस एपिकल डोमिनेंस. ये जो ऑक्सिन है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपेक्स पे प्रेजेंट होता है. तो ये क्या करवाएगा, एक तो लेंथ इंक्रीज तो करवाएगा ही, साथ में जो एपिकल डोमिनेंस है प्लांट की उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये. इट इंड्यूस रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग. ठीक है, ये क्या करवाता है, रूटिंग करवाता है ऑन स्टेम कटिंग. अगर स्टेम कटिंग हो जाए तो उसकी क्या करवा देता है, रूटिंग की इंड्यूस करवा देता है. जिब्रेलिन क्या होता है, आर हार्मोन दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम. जिब्रेलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन. ये कहाँ देखने को मिलता है, जो स्टेम की ग्रोथ होती है बेसिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिब्रेलिन. जैसे कि शुगर केन होती है ना, उसकी नोड्स की या इंटरनोड्स की लेंथ इंक्रीज करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिब्रेलिन. सीड जर्मिनेशन में, बोल्टिंग में एंड फ्लावरिंग में ये कौन यूज होता है, जिब्रेलिन. इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी. ये क्या करता है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाता है. इट्स एप्लीकेशन ओवरकम द जेनेटिक ड्वार्फिज्म. इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये क्या ओवरकम करता है, अगर किसी को जेनेटिक ड्वार्फिज्म वगैरह है तो उसको ओवरकम करने में काम करता है. ड्वार्फिज्म में जो कोई छोटा रह जाता है ना, उसको ओवरकम मतलब उसको बड़ा करने में हेल्प करता है. इट ब्रेक अप डोरमेंसी ऑफ सीड. ये क्या करवाता है, जो सीड डोरमेंट हो चुके हैं ना, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में जो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी डोरमेंसी ब्रेक करने में भी कौन काम कर रहा है, जिब्रेलिन. If we discuss about the next, that is cytokinins. Cytokinins are hormone present in the area of rapid cell division such as fruit and seeds. ये जो cytokinins हैं, ये hormone कहाँ present होते हैं, एक तो ये cell division करवाने में काम करते हैं, सच जैसे कि fruits या seeds की cell division करवानी हो. It promotes cell division and cell enlargement. और क्या करते हैं, ये cell division या cell enlargement में help करते हैं. इट प्रमोट द जर्मिनेशन ऑफ सीड. जितनी भी जर्मिनेशन होती है सीड की उसको करवाने में भी कौन काम करते हैं, साइटोकाइनेंस. एब्सिसिक एसिड इज अ हार्मोन दैट इनहिबिट द ग्रोथ इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. देखो ये जितने भी प्लांट हार्मोन है ना, 4 हार्मोन, वो क्या कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ करवाने में हेल्प कर रहे हैं. लेकिन ये जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये कोई ना कोई ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है. So it is a hormone that inhibit the growth in various part of the plant. जो inhibit कर रहा है वो कौन है, एब्सिसिक एसिड. It inhibits cell growth and cell division. साइटोकाइनिन तो प्रमोट कर रहा था, ये inhibit करता है cell growth and cell division को. It causes dormancy of bud and seed. और उसको क्या बना देता है, seed या bud को dormant बना देता है और वो further divide नहीं कर पाते. It induce wilting of leaves and closure of stomata. ये क्या करता है, wilting of leaves मतलब उसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर ऑफ कंटेंट होता है उसको ले लेता है और उस टोमेटो को क्लोज करवाने का काम करता है. इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है. इट प्ले रोल इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. जैसे बोलते हैं ना, जो जितनी भी फ्रूट या वेजिटेबल्स होती है उनको इंजेक्शन दिया जाता है, तो उनको किस चीज का इंजेक्शन दिया जाता है, इथाइलिन का, ताकि वो जल्दी राइप हो जाए, जल्दी पक जाए. So thank you. This is all about control and coordination of plants and animals. I hope you all understand. Thank you.